एंशियंट हिस्ट्री अपने लोगों का है। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। कि इंडियन हिस्ट्री जो है यानी भारतीय इतिहास को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं जैसे एंशियंट इंडिया से। एंशियंट इंडिया बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर वो सारे इवेंट्स पाए जाते हैं जिस टाइम पे हम लोगों को लिपि यानी स्क्रिप्ट्स वगैरह की जानकारी नहीं थी। इसकी हमें इस प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम लोगों को किसी भी लिपि की, किसी भी लिखने वगैरह की, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज की हम लोगों को जानकारी नहीं है। इस वक्त पर कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उस टाइम को, इस पीरियड को कहा जाता है कि इस मोमेंट के अंदर हमारे पास एक स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी थी। बस हम लोग और प्रेजेंट मोमेंट तक जो उसके जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, हम उस स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाए हैं या फिर हम समझ नहीं पाए हैं कि वो स्क्रिप्ट आखिर कहना क्या चाहती है, व्हाट दैट स्क्रिप्ट सिंबलाइजेस टू। फिर आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड का मतलब हो जाता है हमारे पास स्क्रिप्ट भी है और हम लोगों ने प्रेजेंट मोमेंट में यानी मॉडर्न टाइम के अंदर हम लोगों को पता है कि व्हाट दैट स्क्रिप्ट सिंबलाइज टू, वो स्क्रिप्ट क्या बताना चाह रही है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह के ऊपर क्या लिखा गया है। मतलब एक स्क्रिप्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो किस मतलब क्या उसकी लैंग्वेज क्या है जिसके हम लोग पढ़ सकते हैं। वो हमारी हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आ जाते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर बेसिकली दो सबसे ज़्यादा बड़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड ही कहा जाता है। 99% जो होता है ना प्री हिस्ट्री का, प्री हिस्टोरिक पीरियड ही कवर कर लेता है। स्टोन एज जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। स्टोन एज होते हैं इसके डिविजन्स हैं। और मेटल एज को ब्रोंज एज भी कहते हैं, या ब्रोंज एज बोल रहे हैं, कॉपर एज भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉपर मिला था। पैलेलिथिक एज, स्टोन एज को 3 फर्दर पार्ट्स के अंदर पैलेलिथिक, मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक, पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके अंदर अब आता है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड के सोर्सेज क्या कह रहे हैं? प्राचीन काल का स्रोत, मतलब हम लोगों को कैसे पता चला। ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आर कंट्री, हमारी कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट नाम यानी सबसे पहला नाम अगर हम लोग कहें तो आर्यवर्त कहा गया था। आर्यवर्त कहा जाता था उसे 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के 1500 वर्ष पूर्व आर्यंस आए थे। आर्यंस कहाँ से आए जाते हैं? ये माना जाता है कि वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से आने के बाद उन्होंने कश्मीर से लेकर नॉर्दर्न राजस्थान तक और अफगानिस्तान से लेकर वेस्टर्न गंगा बैंक तक इसको वो आर्यवर्त कहा करते थे, जिस वजह से हमारे इसका नाम आर्यवर्त पड़ गया। और फिर आता है भारत नाम कैसे पड़ा। जो भारत नाम है वो भारत नाम पड़ा, इसके 2 सोर्सेस कहे जाते हैं। एक महाभारत के हिंदू साहित्य के अनुसार महाभारत, जैसे महाभारत के में दुष्यंत और शकुंतला के 2 पुत्र, एक पुत्र था सम्राट भरत। दुष्यंत शकुंतला का पुत्र थे सम्राट भरत, जिनके पुत्र के नाम पर ही भारतवर्ष कहा जाता है भारत को। जैन मैथोलॉजी के अनुसार जो है उसके अंदर तीर्थंकर्स होता है। आप लोगों को पता है तीर्थंकर्स के अंदर जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेवा, उनके 2 पुत्र थे। एक थे हमारे गोमतेश्वर, दूसरे थे हमारे भरत। इन भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम रखा गया था। अब आता है हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा। हिंदुस्तान नाम पड़ा था फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन जो हुआ था 518 BC के अंदर, यानी ईसा मसीह के 1518 वर्ष पूर्व, जब फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन हुआ था फ्रॉम पर्शिया से हुआ था। पर्शिया को ईरान कहा जाता है आज के प्रेजेंट मोमेंट में। तो ईरान का जो रूलर था, प्रथम जो रूलर था वो डेरियस 1 था। वो था दारा प्रथम, जिसने सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन किया था 518 BC के अंदर, और वो हकामनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अब इंडिया का जो इंडिया जो नाम पड़ा है, पहले हिंदुस्तान नाम पता चल गया फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन के थ्रू पड़ा है, और जो इंडिया नाम पड़ा है वो सेकंड फॉरेन इन्वेजन के थ्रू पड़ेगा, जिसमें ग्रीक्स ने हम लोगों के ऊपर अटैक करा था। यूनानियों ने, ग्रीक्स को हम लोग यूनानी भी कहते हैं। 326 BC के अंदर सबसे पहला अटैक 518 BC में हुआ था फॉरेन इन्वेजन, और दूसरा फॉरेन इन्वेजन 326 बिफोर क्राइस्ट हुआ था, ईसा मसीह के 326 वर्ष पूर्व। इन्वेजन ऑफ एलेक्जेंडर ने सिकंदर का आक्रमण करा था और
जो यूनानी है वहाँ पर श के कोई प्रयोग नहीं होता, श शब्द का कोई जैसा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो इसलिए वो आए थे तो सिंधु नदी के आसपास, जैसे सिंधु नदी को उन्होंने इंदु कहा था, सिंधु नदी को वो लोग इंदु कहा करते थे, तो इंदु से नाम पड़ा इंदस, इंदस से नाम पड़ा इंडिया। तो इंदस रिवर कहा करते थे, इंदु रिवर कहा करते थे, तो इंदु से इन्होंने इंडिया नाम रख दिया। अब आता है जम्मू द्वीप नाम पड़ा था। जम्मू द्वीप जो नाम है अपनी इंडिया को कहा जाता है, इसके सोर्स हम लोगों को इसका सोर्स कहाँ से मिलता है? इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोका जो राजा जी थे जो अशोका थे राजा थे, उनके इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है। और अशोका के इंस्क्रिप्शंस को ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, जो कि बहमी लिपि और खरोष्टी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। और 1837 के अंदर जेम्स प्रिचेप नाम के व्यक्ति ने पहली बार इनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था। तो जेम्स प्रिचेप वो पर्सन है जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था। यिनटू, जिसे हम लोग चिंटू पढ़ते हैं। सोर्सेज जो हैं, चाइनीज़ ट्रेवलर, चीनी यात्री इसका सोर्स है कि अपनी इंडिया को चिंटू कहा जाता था चाइनीज़ ट्रेवल्स के द्वारा एट दैट मोमेंट। अब सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया आ जाता है। अब एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज क्या क्या रहे हैं हमें कैसे पता चलता है? तो हमें पता चलता है लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू। अब लिटरेरी सोर्सेज के अंदर साहित्यिक स्रोत होते हैं, जैसे रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। मतलब जो धर्म से संबंधित हैं वो हमें बताते हैं लिटरेरी सोर्सेज के उस वक्त क्या था कैसा था। नॉन रिलीजियस जो धर्म से नहीं थे रिलेटेड। और डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स मतलब उन लोगों का डिस्क्रिप्शन जो लोग बाहर से अपने इंडिया के अंदर ट्रेवल करने आते थे, या फिर मूवमेंट होता था जब लोगों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो वो अपने इंडिया के बारे में क्या कहा करते थे, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर फॉसिल से हम लोगों को पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर था, क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती थी, कौन कौन से एनिमल्स वगैरह ज़्यादा प्रिवेल करते थे सोसाइटी के अंदर वगैरह वगैरह। दूसरे पे आते हैं इंस्क्रिप्शंस। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लोगों को अपनी चीज़ों को स्टोर करने की बातें पता चलने लगी और वो इंस्क्रिप्शंस वगैरह फॉर्म होने लगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर्म होने लगी। सिमिलरली वही हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया की तरह एक्ट करते हैं आज के मोमेंट में। मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, स्टैच्यूज आ जाते हैं और कॉइन्स आ जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल बना चुका है हमारा, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, वो हमें बताता है कि एंशिएंट इंडिया का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि पूरा ही एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में सब कुछ समझ लीजिए, हिस्ट्री का मतलब ही होता है एंशिएंट, पुराना बीता हुआ। तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ हमें पुरानी हिस्ट्री की बात बताते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स में अब जैसे मॉन्यूमेंट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत पुरानी स्तूपास हो गए, वो सारे इतने पुराने हैं कि वो हम लोगों को बताते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। फिर स्टैच्यूज हो जाते हैं और कॉइन्स हो जाते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज जो हैं, धार्मिक स्रोत जो हैं, वो हैं ब्राह्मण लिटरेचर। रिलीजियस सोर्सेज को भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा गया है। ब्राह्मण लिटरेचर हैं और ग्रीक लिटरेचर हैं, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है और जैन लिटरेचर हैं। तो फिर अब ब्राह्मण लिटरेचर के अंदर जो आते हैं, वेदास आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आर्यनकाज आते हैं, उपनिषद आते हैं, सूत्र आते हैं, वेदांग आते हैं, एपिक्स आते हैं, धर्मशास्त्र आता है, पुराण आते हैं। इन सब के हम लोगों ने इन सबको हम लोगों ने ब्राह्मण लिटरेचर के अंदर डाला है। अब आता है अपना बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर जो था वो हमारे पितक्स आते हैं। बुद्धिज्म के अंदर पितक्स कंसिडर करा जाता है। पितक्स होते हैं 3 टाइप के पितक थे, त्रिपितक कहा जाता है इन लोगों को। एक होता है सुत्त पितक, दूसरा होता है विनय पितक और तीसरा होता है अभिधम्म पितक। अभिधम्म पितक, और ये पाणी भाषा के अंदर लिखे गए, पाणी। और जैन लिटरेचर के तौर पर जैन लिटरेचर के अंदर जैन लिटरेचर के अंदर आगम कहे जाते हैं। जैसे इसके अंदर पितक्स कहे जाते हैं, इसके अंदर आगम कहे जाते हैं। आगम को प्राकृत भाषा के अंदर लिखा गया है और सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है पूवो को ओल्डेस्ट टेक्स्ट में लिखा गया। और कल्पसूत्र जो है ये जैन लिटरेचर के कुछ वो स्रोत हैं। नाउ रिलीजियस सोर्सेज, नॉन रिलीजियस सोर्सेज। नॉन रिलीजियस सोर्सेज मतलब गैर धार्मिक स्रोत, मतलब जो धर्म से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। इंडिका जो है एक बुक है जो मैगस्थनीज ने लिखी है। महाभाष्य जो है वो पतंजलि ने लिखी है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है हमारी कालिदास ने।
तो इन्हें एक बार लर्न कर लेते हैं। अर्थशास्त्र जो लिखी है हमारी चाणक्य ने लिखी है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, मतलब अब कुछ हम लोग को डिस्क्रिप्शंस पता चलते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स जब इंडिया में आए थे उन लोगों के बारे में। जैसे ग्रीक ट्रेवलर्स थे, चाइनीज़ ट्रेवलर्स थे और मुस्लिम ट्रेवलर्स थे। अब ग्रीक ट्रेवलर्स के अंदर से टेसियस आए थे, हेरोडोटस आए थे, निरियाकुस और एरिस्टोबुल्स आए थे। निरियाकुस, एरिस्टोबुल्स, टेसियस और हेरोडोटस ये ग्रीक ट्रेवलर्स हैं। अब चाइनीज़ ट्रेवल्स के अंदर आए थे फाहियान आए थे, वैनसोंग आए थे, इटसिंग आए थे और युंगसू आए थे। सोंगयंग ये चाइनीज़ ट्रेवलर्स थे। फाहियान, वानसुंग, इटसिंग और सोंगयुंग। मुस्लिम ट्रेवलर्स के अंदर थे अल-बिरूनी आए थे, अल-मजीदी आए थे, फिरदौसी आए थे और इब्न बतूता आए थे। इन लोगों ने किताबें लिखी हैं अपनी। डिस्क्रिप्शंस का मतलब होता है इन लोगों ने अपना एक कुछ छोटा बहुत व्यू दिया है इंडिया से रिलेटेड। वो लोग जब यहाँ पे आए थे, जब ट्रेवल करते थे। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आ जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत, इंस्क्रिप्शंस जो हैं, अभिलेख, वह हैं 14 अभिलेख, मतलब उसके ऊपर किसी की कथा इन द सेंस के किसी की विक्ट्रीज वगैरह को इंस्क्राइब करना किसी पत्थर पर, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसे देख के समझ सकें कि उस वक्त कोई राजा हुआ करता था जिसने ये सारे वॉर जीते, इतना महान था, उसने ये काम करे। मतलब ओवरऑल उसकी ब्रेवरी वगैरह को शो करने के लिए इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे जाते थे। तो 14 स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका के 14 अभिलेख लिखे गए थे और 7 पिलर एडिक्ट्स हैं उसके। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर रुद्रदामन, मंदसौर इंस्क्रिप्शन के अंदर यशोवर्मन और एहोल इंस्क्रिप्शन के अंदर पुलकाशिन सेकंड के थे। रबतक इंस्क्रिप्शन कनिष्क के हैं। ये सब कुछ अपने लोगों को लर्न करना है, ये सब हो जाएंगे। कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। अब हम लोगों को पता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर कॉइन्स भी इंक्लूड है। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। और फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स जेम्स प्रिचेप को कहा जाता है। ये जेम्स प्रिचेप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1837 के अंदर, देखिए 1837 के अंदर जेम्स प्रिचेप ने जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस जो कहे जाते हैं वो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, उन्हें पढ़कर ये बताया था कि जम्बूद्वीप वॉज ऑल्सो अ नेम ऑफ इंडिया इन द एंशिएंट टाइम। ओल्डेस्ट कॉइन्स जो फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स हैं, इन्होंने ही सिक्कों वगैरह को ऊपर पढ़ना, इनकी जानकारी इकट्ठी करना शुरू करा था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है जेम्स प्रिचेप को। ओल्डेस्ट कॉइन्स और 6th सेंचुरी BC आहत कॉइन, सबसे जो पुराने कॉइन्स थे वो 6th सेंचुरी BC के अंदर, यानी ईसा मसीह के 600 साल पूर्व बनाए गए थे, जिन्हें हम लोग आहत कॉइन्स और पंचमार्क कॉइन्स भी कहते हैं। और ये फाउंडेड इन 18th सेंचुरी, मतलब पहली बार जब ये फाउंड करे गए थे 18th सेंचुरी के अंदर फाउंड करे गए थे कर्नल कोल्डवेल के द्वारा, कोयम्बटूर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। 18th सेंचुरी के अंदर कर्नल कोल्डवेल्स के द्वारा, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब स्क्रिप्ट जो थी, स्क्रिप्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूलर्स, मतलब जो लिपि वगैरह थी वो इंडो ग्रीक रूलर्स वगैरह के से आई थी। इन्होंने मतलब सिक्कों के ऊपर स्क्रिप्ट वगैरह लिखवाना शुरू करा था। इंडो ग्रीक रूलर्स ने स्क्रिप्ट लिखाना शुरू करा था इस पर, सिक्कों पर। और पिक्चर ऑफ द रूलर्स भी इन लोगों ने छपवाए थे सिक्कों के ऊपर, शासकों के चित्र भी छपवाए थे। जो फर्स्ट गोल्डन कॉइन जो थे वो इंडो ग्रीक्स ने, एक मिनेंडर नाम का राजा था, उसने स्टार्ट कराए थे। प्रथम स्वर्ण सिक्के मिनेंडर, इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट कराए थे। ज़्यादा पूछ लेगा तो मिनेंडर। फर्स्ट मुस्लिम जो थे जिन्होंने गोल्डन कॉइन स्टार्ट कराए थे मोहम्मद बिन काजिम थे। और फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने गोल्डन कॉइन स्टार्ट कराए थे वो डच थे। अब जो कुषाण डायनेस्टी थी, कुषाण डायनेस्टी के अंदर विम कैडफिसेस थे जिन्होंने गोल्डन कॉइन स्टार्ट कराए थे। विम कैडफिसेस कुषाण डायनेस्टी के पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्डन कॉइन स्टार्ट कराए थे। और मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन्स भी इसी डायनेस्टी से आए हैं, जिसके ग्रेटेस्ट रूलर हैं कनिष्क। कनिष्क ने मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन्स दिए थे। कनिष्क ने मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन्स दिए थे। और मैक्सिमम कॉपर कॉइन्स जो हैं वो सार्वधिक तांबे के सिक्के भी कुषाण डायनेस्टी से ही थे। और मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स
मतलब ये था मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन्स ये हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स है वो गुप्ता पीरियड के हैं या गुप्ता काल के हैं। और जो लेड कॉइन्स हैं शीशे के सिक्के वो सातवाहन डायनेस्टी के हैं मैक्सिमम जो तो प्राप्त करे गए हैं। और गुप्ता पीरियड के हैं गुप्ता पीरियड के अंदर समुद्रगुप्त एक महाराज थे। वो एक वीणा प्लेयर थे। उन्होंने वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स निकाले थे। और वीणा जो है ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया का। मैक्सिमम कॉइन्स थे वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के यानी मौर्योत्तर काल के थे। मैक्सिमम कॉइन जितने भी मैक्सिमम कॉइन्स हैं वो 185 BC 3rd सेंचुरी के अंदर के ही जितने ही कॉइन्स पाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा पोस्ट मॉडर्न टाइम के पाए गए हैं। अब आते हैं मॉन्यूमेंट स्मारक। जो टेम्पल्स वगैरह थे उस मोमेंट पर उनकी दो आर्ट कहीं थी। एक थी हमारी नागर आर्ट और एक थी हमारी द्रविड़ आर्ट। नॉर्थ इंडिया के अंदर नागर आर्ट आती थी और साउथ इंडिया के अंदर द्रविड़ आर्ट आती थी यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली। पहला जो टेम्पल था वो बना था हमारा दशावतार टेम्पल, दशावतार मंदिर था। और इन देवघर झांसी के अंदर, देवघर के अंदर झांसी, वहाँ पर ये बनाया गया था। गुप्ता पीरियड के अंदर इसे बनवाया गया था। पहला टेम्पल था वो गुप्ता पीरियड के अंदर बना था जिसका नाम दशावतार टेम्पल है और वो देवघर झांसी के अंदर पाया जाता है। और चैत्य मठ स्तूपा विहार ये हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं। स्टैच्यूज या मूर्तियाँ यानी फर्स्ट सेंचुरी जो थी वो कुषाण पीरियड के अंदर बनी थी यानी कुषाण काल के अंदर सबसे पहली मूर्ति का स्थापना करी गई थी। बुद्धा जी की दो टाइप की आर्ट शैली से बनाई जाती थी। बुद्धा जी की मूर्ति, पहली मूर्ति बुद्धा जी की ही बनी थी। और बुद्धा जी की दो शैलियों के द्वारा इनकी मूर्ति बनाई जाती थी। एक गांधार शैली थी और एक मथुरा शैली थी। जो मथुरा शैली है वो हमारी स्वदेशी शैली है। मथुरा शैली है वो हमारी स्वदेशी शैली है। और जो कलर्ड इसके अंदर कलर्ड और वाइट बुद्धा जी बनाए जाते थे। इसके अंदर नॉर्मल ह्यूमन पिक्चर डिपिक्ट करते हुए स्टैचूज फॉर्म करे जाते थे जिसके अंदर कान छोटे होते हैं और नॉर्मल ये ह्यूमन टाइप फिगर दिया जाता था। और गांधार शैली के अंदर पूरे ब्लैक पत्थर से बनाए जाते थे। ग्रीक आर्ट थी यानी यूनानी शैली है ये। इसके अंदर आंखें थोड़ी मछली टाइप समझ लीजिए और जो कान है वो काफ़ी लंबे बनाते थे जो शोल्डर्स तक स्ट्रेच होते थे। तो ये गांधार शैली है और ये मथुरा शैली है। मथुरा शैली स्वदेशी है और गांधार शैली यूनानी शैली है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम स्टार्ट अपने लोग पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक का मतलब मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर स्टोन एज और पाषाण युग या कॉपर एज और ताम्र युग। यानी स्टोन एज का मतलब हो गया कि यहाँ पे सिर्फ पत्थर वगैरह का ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। और कॉपर एज का मतलब जब इंसान ने कॉपर का खोज कर लिया था तब उसे ताम्र युग कहा जाने लगा। अब स्टोन एज के अंदर पाषाण युग के अंदर भी 3 सब डिविजन्स हैं, पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। जो पैलेलिथिक पीरियड था वो 8000 BC तक चला यानी इनफाइनाइट। नेगेटिव में जब से इंसान जब पैदा हुआ जिससे जो कुछ भी हुआ उसका हमें कुछ पता नहीं है वो कब हुआ कैसा हुआ। अननोन टाइम से लेके 8000 BC तक यानी 99% ऑफ द हिस्ट्री इज कवर्ड अंडर पैलेलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल मतलब स्टोन एज के अंदर जो सबसे पूरा पाषाण काल था उसके अंदर पैलेलिथिक एज सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द हिस्ट्री है। और मेसोलिथिक पीरियड जो आ जाता है मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल के अंदर 800 BC से अब देखो 8000 तक तो पैलेलिथिक पीरियड रहा। 8000 से लेके 4000 तक मैच्योर फेज के अंदर रहा मेसोलिथिक काल यानी मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक पीरियड था वो 4000 BC से लेके 4000 से लेके 2500 BC तक रहा था नव पाषाण काल। अब आता है पैलियोलिथिक एज। इस पैलियोलिथिक एज को पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल। इसका फर्स्ट एविडेंस प्रथम साक्ष्य जो था वो रॉबर्ट ब्रूस फूड को मिला था 1863 के अंदर। रॉबर्ट ब्रूस फूड को क्या मिला था? हैंड एक्स मिली थी। हैंड एक्स फ्रॉम पल्लवरम नियर मद्रास तमिलनाडु। मद्रास में तमिलनाडु से फर्स्ट हैंड एक्स मिली थी रॉबर्ट ब्रूस फूड को जो कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अब ये प्री हिस्टोरिक है जहाँ पे हम लोगों को कोई भी लिपि वगैरह का ज्ञान नहीं था। इसके पास हमारे कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे हम जान सकें कि प्री हिस्टोरिक के पैलेलिथिक प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या चीज़ें हुआ करती थी। इसमें कोई भी लिपि का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया को कहा जाता है किसे? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। और हंटिंग एंड गैदरिंग
हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये जो पैलेलिथिक पीरियड के अंदर जो मोस्टली पीपल थे वो डिपेंड होते थे हंटिंग और फूड गैदरिंग के अंदर, और हंटर और फूड गैदरर्स कह सकते हैं हम लोगों को। मैन इन्वेंटेड फायर, इस वक्त में इंसान ने आग का आविष्कार कर लिया था। इक्विपमेंट्स ऑफ सोर्सेज स्टोन्स जैसे हैंड एक्स, क्लेवर्स, स्कैपर्स वगैरह पाए जाते हैं। एविडेंसेस इनके कहाँ मिले? वेलन रिवर वैली के पास, नर्मदा रिवर और सोहन वैली के पास। मनुष्य के अवशेष नहीं मिले थे इस मोमेंट तक भी, पैलेलिथिक पीरियड के अभी तक कोई भी मनुष्य के अवशेष नहीं मिले हैं। केव पेंटिंग्स मिली हैं भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर से भीमबेटका पाया जाता है, वहाँ पे केव पेंटिंग्स मिली हैं। अब आता है मीसोलिथिक पीरियड। मीसोलिथिक के अंदर मध्य पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मध्य पाषाण काल, इसका मतलब है कि फर्स्ट एविडेंसेस जो थे वो 1857 में मिले थे, जो सीएल कार्लाइज को मिला था। माइक्रोलिथ से पत्थरों से बने छोटे आकार के उपकरण, माइक्रोलिथ्स कहा जाते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, लिथ्स मतलब पत्थर, यानी छोटे पत्थरों के उपकरण या फिर हथियार वगैरह। पैलेलिथिक में काफ़ी बड़े पत्थरों के, इंसान को जब धीरे धीरे पता चला कि इन्हें यूज़ करना, एक्सेस करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो इसलिए मीसोलिथिक पीरियड में उन्होंने मीसोलिथ्स वगैरह का फॉर्मेशन कर लिया धीरे धीरे। इन मीसोलिथ पीरियड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। कोई पूछे डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो वो मीसोलिथिक पीरियड के अंदर स्टार्ट हुआ था। और इसके एविडेंसेस हम लोगों को दो जगह मिलते हैं, एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर और एक बागौर राजस्थान के अंदर। यहाँ पे पशुपालन के सबसे पहले अवशेष मिले, कहा जाता है कि यहाँ पर मिले थे। और फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के सबसे पहले स्केलेटन के जो वो मिले हैं वो दोनों यूपी से मिले हैं। एक है सराई नाहर इन प्रतापनगर यूपी, और एक मेहदा। अब आता है नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, यानी 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक ये हमारा चला था नव पाषाण काल। और इसके फर्स्ट एविडेंसेस जो हैं वो 1860 के अंदर ले मुसेशियर और डॉक्टर प्राइम रोज को मिले थे। ये कहाँ मिले थे? कर्नाटका के अंदर मिले थे। इन दिस पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। हमने देखा कि मीसोलिथिक के अंदर व्यक्ति ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था और नियोलिथिक के अंदर व्यक्ति ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। इसके फर्स्ट एविडेंसेस हम लोगों को मेहरगढ़ बालूचिस्तान, और जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ मिले थे। और सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप्स की वीट, बार्ले और कॉटन थी। इस वक्त पर ही इंसान ने डिस्कवरी करी थी व्हील की, पहिए का आविष्कार इसी वक्त पर हुआ था। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस ग्रोन जो है कोलदिहा यूपी के अंदर से पाए जाते हैं। और एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन अलॉन्ग विद बोन्स ऑफ डॉग, यानी एविडेंसेस इन बुरझोम और गुफकराल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को पहली बार एविडेंसेस मिले ह्यूमन स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन विद द बोन्स ऑफ डॉग्स। यानी अब आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ये माना जाने लगा कि इस वक्त पर जो कुत्ते को भी दफनाया जाता था इंसान के साथ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त पर डोमेस्टिकेशन कुत्ते का हो रहा था उस मोमेंट पर। अधिक मात्रा में अस्थियों के उपकरण और हिरणों के सींग जो मिले हैं हम लोग को चिरान बिहार से मिले हैं। अधिक मात्रा में अस्थियों के जो मैक्सिमम उपकरण मिले हैं वो चिरांदन में और बिहार से मिले हैं। और स्थायी घर बनाकर रहने की शुरुआत सबसे पहले इसी काल में स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पर क्योंकि व्यक्ति को एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई तो एग्रीकल्चर को देखने भागने के लिए रखना पड़ेगा। डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया है तो जानवरों को भी थोड़ा एक जगह रखना पड़ेगा। उस वजह से उन्होंने अब एक स्थायी घर बनाकर रहने की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसी काल से स्टार्ट हुई थी। अब 3000 बीसी के अंदर पहला मेटल, हमें पता है 4000 से लेकर 2500 बीसी तक ये रहा था, तो 3000 बीसी के अंदर पहला मेटल, प्रथम धातु खोजी गई थी जिसका नाम था कॉपर। और 3000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक जो हमारा ये रहता है कैलकुलिथिक पीरियड कहा जाता है। इसे हम लोग ताम्रयुग कहते हैं या कॉपर एज कहते हैं। गंगा घाटी, गंगा यमुना दोआब जो है वहाँ पे हमें मूर्तियाँ, भाले और उपकरण मिलते हैं, किसके? कॉपर के बने हुए।
अब आता है लेटर नियोलिथिक पीरियड, यानी हम लोगों ने तो ये 2000 तक पढ़ लिया। अब 2500 के अंदर स्क्रिप्ट और लिपि का आविष्कार हो गया था, यानी नियोलिथिक पीरियड के अंदर थोड़ा बहुत एडवांसमेंट, थोड़ी बहुत सिविलाइजेशन टाइप का हम लोग कह सकते हैं कि इनिशिएट हो गई थी, लोगों के अंदर थोड़ी सभ्यता आने लगी थी, जो कि मीजोलिथिक, पैलेलिथिक या पाषाण काल के अंदर लोगों के अंदर नहीं थी। लेटर नियोलिथिक पीरियड के अंदर स्क्रिप्ट यानी लिपि का आविष्कार हो गया था। अब जब यहाँ से लिपि का आविष्कार हो गया तो समझ लीजिए कि हम लोग एक ऐसी हिस्ट्री के अंदर स्टेप इन करने वाले हैं जहाँ पे लिपि का आविष्कार हो चुका है, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी आदि ऐतिहासिक काल। यानी यहाँ पर स्क्रिप्ट का आविष्कार तो हो चुका है, पर प्रेजेंट मोमेंट तक भी हम उस स्क्रिप्ट को डिकोड कर कर ये नहीं समझ पाए कि उसके अंदर आखिर क्या सिम्बलाइज करा गया है, क्या कहा गया है। अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को भारत की सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता कहा जाता है, और ये करीब 2500, ये करीब 4000, ये करीब हमारी रही थी 4000 से लेके 2500 BC से लेके 1750 BC तक की हमारी सभ्यता रही थी। 2500 BC से लेके 1750 BC तक अर्बन सिविलाइजेशन है, ये नागरीय सभ्यता थी, और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता कही जाती है। 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने दावा करा कि उन्हें कुछ अवशेष मिले हैं, और 1848 के से लेके 1856 के अंदर गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड डलहौजी। अब ये बात हो रही है अपने लोगों की ट्रेन वगैरह के रिलेटेड। और 16 अप्रैल 1853 के अंदर, यानी 1848 से 1856 तो गवर्नर जनरल डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी। तो फिर इसी मोमेंट में 1853 के अंदर पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, वो बॉम्बे से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर की ट्रेन। अब 1856 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंगम वो व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता था। इंडियन आर्कियोलॉजी समझ लीजिए, और हमें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें सबसे पहले हैंडेक्स मिली थी, जो कि पैलेलिथिक पीरियड से बिलोंग करती थी, और कहाँ से मिली थी? पल्लावरम से मिली थी, जो कि कहाँ पर है? मद्रास, तमिलनाडु के अंदर है। अलेक्जेंडर कनिंगम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, पूरी इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, और रॉबर्ट ब्रूस फूट को सिर्फ किसका कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक एंशिएंट इंडिया का आर्कियोलॉजी का, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का ऑफ इंडिया का कहा जाता है। अब इन्हें क्यों कहा जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर? क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष को इकट्ठा करके उन पर शोध करना इन्होंने स्टार्ट करा था। और 1899 के अंदर, अब यानी 1856 पे इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के पास गए, जो भी गवर्नर जनरल थे उस मूवमेंट पे, यानी यही थे, लॉर्ड डलहौजी थे। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि सर, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा है जिससे अभी हम लोग अनजान हैं, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे अभी हम लोग अनजान हैं। तो फिर ये कब हुआ? क्योंकि जब ये ट्रेन वगैरह खुद रही थी, तो लाहौर वगैरह की तरफ, जब ये जम्मू कश्मीर की तरफ, क्योंकि जब ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिर एक्सपेंशन होने लगा था ट्रेन वगैरह को, तो उनके लिए ट्रैक्स वगैरह खोदे जा रहे थे। तो उस वक्त पर खोदे जाने के मोमेंट पे उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी ईंटें निकल रही हैं। उन ईंट निकलने के बाद उन्होंने उसके ऊपर इनिशियली तो किसी ने गौर नहीं करा, पर जब काफ़ी सारी ईंट निकलने लगी तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम ने वहाँ से जितनी भी ईंटें वगैरह, जितनी भी साक्ष्य मिले थे, उनके ऊपर शोध करा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बार लॉर्ड डलहौजी वगैरह गवर्नर जनरल्स को रिक्वेस्ट करी कि इनके ऊपर शोध करा जाए, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि मेजर जो काम था लॉर्ड डलहौजी का वो यही था कि एक्सपेंशन करना इंडिया को अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पर 1899 के अंदर, ये 1856 का टाइम है, और जब 1899 से 1905 के अंदर एक वाइसरॉय आए, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। वो पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का गठन किया, और मतलब ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने इनके पास ही गुहार लगाई थी कि सर ऐसे ऐसे ये बात है, यहाँ पे आपको खुदवाना चाहिए, हमें इससे पता चल सकता है कि इसके अंदर, ज़मीन के अंदर ऐसी क्या चीज़ें जिससे अपने लोग अनजान हैं।
अब 1905 के अंदर ASI का गठन करा गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म करी गई थी, जिसके चेयरमैन जो हैं वो जॉन मार्शल हैं। अब ये जॉन मार्शल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले IVC इंडन इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म यूज़ करी थी। आगे बताते हैं, जैसे दयाराम सैनी। अब इन्होंने दो टीम बनाई थी, एक दयाराम सैनी की थी, एक RD बनर्जी थी। अब उन्होंने दयाराम सैनी ने काफ़ी देखिए 1905 के अंदर उन्होंने ASI का फॉर्मेशन करा था, पर शोध होते 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 ज़मीन खोदते 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 धीरे धीरे हम लोगों को पता चला कि 1921 के अंदर दयाराम सैनी ने हड़प्पा को बोला कि यहाँ पे एक हड़प्पा नाम की पूरी सिविलाइजेशन थी, और RD बनर्जी ने 1922 के अंदर मोहनजोदारो को फाउंड करा था। तो हमारी इंडिया के कुछ नदन पार्ट के अंदर इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो पली थी। जैसे नॉर्थ इसका जो था, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इसका है मांडा था, इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था वो उत्तर प्रदेश के अंदर, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इसका कहा जाता है वो हमारा आलमगिरीपुर कहा जाता है, हिंडन रिवर के पास मेरठ और यूपी के अंदर पाया जाता है ये। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमारा दैमाबाद है। यानी ये सारे पॉइंट हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमारा सुख्ता गेंडोर, जो कि दशका रिवर के पास बलूचिस्तान के अंदर पाया जाता है। और ये है हमारा दैमाबाद, ईस्टर्न वाला है आलमगीरपुर, और नॉर्दर्न है हमारा मांडा। मांडा है चिनाब नदी के पास ये है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा हिंडन रिवर के पास मेरठ के अंदर, और और दैमाबाद है वो हमारा गोदावरी रिवर के पास, यहाँ से गोदावरी रिवर बहती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब लोगों ने देखा कि सिर्फ ये इसी तक इंडस तक सिविलाइज्ड नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे और दूर दूर तक फैला गया है, तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ना कह के हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाने लगा, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली फाउंड करी गई सिविलाइजेशन थी, जो कि दयाराम सैनी ने 1921 के अंदर करी थी। इसके अंदर कॉपर प्लस टिन ब्रोंज का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसे ब्रोंज से सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब सिटी प्लानिंग, इसके जो मेन फीचर्स थे इस सिविलाइजेशन के वो थे सिटी प्लानिंग, नगर नियोजन, ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली। यानी यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांस कहा जाता था उस मोमेंट के हिसाब से, जहाँ पर लोगों को एक सभ्यता प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई थी। वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर सिटी प्लानिंग थी, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था, जिस वजह से इसे ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन कहा जाता था उस मूवमेंट की। ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। मोस्टली जो है ये इंडस और सरस्वती रिवर के बीच में पाए जाते थे, इसलिए सिविलाइजेशन पाई गई है, इसीलिए इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब ये कुछ स्थल हैं, जैसे हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता थे वो थे दयाराम सैनी। हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे हमारे दयाराम सैनी, और ये प्रेजेंट इसकी स्थिति वह कहाँ है, पाकिस्तान में है हड़प्पा। वर्ष 1921 के अंदर पाई गई थी, और रावी नदी के ऊपर के पास इसे खोजा गया था। मोहनजोदारो जो है वो करी थी रायलदास बनर्जी ने। रायलदास बनर्जी मतलब RD बनर्जी। ये मोहनजोदारो भी हमारी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है प्रेजेंट मूवमेंट में, और 1922 के अंदर ये सिंधु घाटी के पास पाई गई थी। चन्हूदारो गोपाल मंजूदार ने करी थी, और सिंध में और पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। 1931 के अंदर इसकी खोज करी गई थी, ये भी सिंधु नदी के पास ही है। सुख्ता गेंडोर जो है, मैंने आपको बोला था सुख्ता गेंडोर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है या वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका मार्क आर एल स्टाइन ने खरीदी। बलूचिस्तान के अंदर ये पाया जाता है, और 1927 के अंदर इसे ढूंढा गया था, और दशक नदी के पास है ये। अब आता है कालीबंगन। जो कालीबंगन रिवर है वो जो सुख्ता गेंडोर के बाद है लोथल के बाद रंगनाथ राव ने इसके उत्खनन करता थे। गुजरात के अंदर ये प्रेजेंट मूवमेंट में है, और 1955 से 1957 के अंदर इसे खोजा गया था, और भोगावा नदी के पास है ये। ऐसे ही ये सारे हैं, इसमें से मेजर वाले पढ़ लेते हैं। राखी गढ़ी जो है वो है सूरजभान जी ने करी थी, और रफीद मुगल ने करी थी। ये हरियाणा में पाई जाती है और सरस्वती नदी के पास है। मांड जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है अपने इसका, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और ये हमारी किसने करी थी, जनपद जोशी जी ने करी थी। सुरकोटता और मांड जनपद जोशी जी ने खोजी थी, यानी उत्खनन करता वो थे उसके।
ये है हमारे गुजरात, बोल रहा हूँ गुजरात के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, गुजरात के अंदर है, और ये है हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, मांड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब आता है हमारा मेजर साइट्स वगैरह हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बिगेस्ट बिल्डिंग, हड़प्पा की जो बिगेस्ट बिल्डिंग थी वो एक 12 रूम का चैम्बर ग्रेवयार्ड था, एक 12 कमरों का अन्नागार था। मेन क्रॉप्स उस टाइम जो थी वो बार्ले और वीट थी। ग्रेवयार्ड, एक ग्रेवयार्ड मिला था, यानी एक कब्रिस्तान मिला था जिसकी समाधि 37 यानी R37 इसका नाम रखा गया, जिसके अंदर से 57 स्केलेटन मिले थे। इन 57 स्केलेटन में से 20 स्केलेटन इतनी बुरी हालत में थे कि उनके ऊपर कोई भी शोध नहीं करी जा सकी, जिस वजह से बचे ओनली 37, इसलिए R37 उसका नाम रख दिया गया है। द स्टैच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, एक अर्बुदा की देवी की मूर्ति मिली है, यानी स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, यानी उस वक्त ऐसा माना जाता था, ये हम लोग समझ सकते हैं कि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि धरती जो है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, और हमें वहाँ से एक मूर्ति मिली है स्त्री के गर्भ से उगता हुआ एक पौधा। ये हड़प्पा की बात होगी। अब आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बिगेस्ट बिल्डिंग थी वो एक ग्रेट ग्रेनरी थी, यानी इसमें भी एक 12 रूम की ग्रेनरी थी, इसमें एक ग्रेनरी है। यानी मोस्ट फेमस बिल्डिंग थी वो ग्रेट बाथ थी, एक विशाल स्नानागार था। स्टैच्यू ऑफ नटराज, नटराज की मूर्ति थी, यानी नटराज यानी नृत्य करते हुए एक देव, और जिन्हें लॉर्ड शिवा समझा जाता था, और डिपिक्ट करते हैं कि लॉर्ड शिवा ही थे। यानी स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ, यानी स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ भी, यानी नटराज जी की मूर्ति पाई गई है, और पशुपतिनाथ जी की मूर्ति पाई गई है। यानी त्रिमुखी शिव का रूप समझा जाता था पशुपतिनाथ को, यानी जिनके सर पर सींग थे। 6 जानवरों की आकृति थी, जिसके अंदर 5 प्रजाति थी। बाईं तरफ थे भैंसा और गैड़ा, दाईं तरफ थे बाघ और हाथी, नीचे 2 हिरण, यानी हो गए 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रजातियां होंगी। और पक्षियों की बात करें तो पैरों के नीचे 2 मोर थे। अब स्टैच्यू ऑफ अ प्रिस्ट किंग, एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी हमें मोहनजोदारो से मिली थी। स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला था जो कि ब्रोंज से बना था, वो भी हमें मोहनजोदारो से ही मिला है। एक स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह जो आज हिंदू धर्म के अंदर स्वास्तिक चिन्ह का यूज़ होता है, वो हमारा वहीं से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदारो से मिला था। एक मोहर पर नाव का चित्र, प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य, मतलब वहाँ की जो आर्किटेक्ट था वहाँ पे प्रत्येक मकान के अंदर एक कुएं का साक्ष्य भी पाया जाता है मोहनजोदारो के अंदर। अब आता है चुनादारो थे वो, चुनादारो के अंदर वॉज द ओनली रूलर साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, क्योंकि एक अभी दुर्ग किला प्राप्त नहीं हुआ था और मकान कच्ची ईंटों से बने थे, गोल ईंटों की साक्ष्य। यानी हम जानते हैं कि जो सिविलाइजेशन थी वहाँ में ना क्यूबॉइडल ईंटों का काम होता था, पर सिर्फ चूनादारों के अंदर ही गोल ईंटों का साक्ष्य पाया गया था। एविडेंसेस ऑफ लिपस्टिक और बैंगल्स भी यहीं से मिले थे। अ पिक्चर ऑफ कैट फॉलोड बाय अ डॉग हमें चूनादारों से मिली है। एक मन के बनाने का कारखाना का साक्ष्य, मन के मतलब बीड्स बनाने का साक्ष्य भी हम लोगों को यहीं से प्राप्त हुआ है। अब आता है हमारा लोथल के अंदर पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, यानी लोथल जो वो था उसे पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन कहा जाता है। पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन यानी इस जगह से आयात निर्यात होता था। पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इस सभ्यता का बंदरगाह था, और इसे कमर्शियल कैपिटल कहा जाता था, यानी वाणिज्य राजधानी कहा जाता था। कमर्शियल कैपिटल क्यों? जब किसी एक जगह से दूसरी जगह पे आयात निर्यात होता था तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी होता होगा। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बार्टर सिस्टम था, कोई करेंसी नहीं थी, पर लोथल के अंदर करेंसी पाई गई थी। ईरान की जो करेंसी पाई जाती थी, पर्शियन करेंसी पाई गई थी, और इसीलिए यहाँ पर मोस्टली कॉमर्शियल काम होता था, इसलिए यहाँ पर कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। अब एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन के एविडेंसेस भी यहीं मिले हैं। एविडेंसेस ऑफ मम्मी का यानी कहीं ना हम लोग कह सकते हैं कि जो ये मम्मी के जो एविडेंसेस वगैरह हैं वो लोथल के अंदर मिले, यानी इनका कहीं ना कहीं इजिप्ट वगैरह से कोई कनेक्शन रहा हुआ। ये एक मकान जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर है, यानी एक ऐसा भी मकान मिला था। वैसे वहाँ पे ऐसा था कि मुख्य द्वार था वो सड़क की ओर नहीं होता था, अंदर गलियों की तरफ मुड़ा हुआ होता था।
पर एक मकान ऐसा मिला है जो सड़क की ओर था, तो उसे कहा गया है कि हो सकता है वो वहाँ का प्रधान व्यक्ति होगा। और बनवाली वॉज द ओनली प्लेस वेयर ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट डेवलप्ड, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिर्फ बनवाली ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं था। कालीबंगा के अंदर काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे, हल्के साक्ष्य मिले थे, और अग्निकुंड एवं हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल जो है यानी राजधानी दो थी, बेसिकली दो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, ट्विन कैपिटल, जिन्हें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। सिटी प्लानिंग सिस्टम यानी नगर नियोजन प्रणाली, यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल था 4:2:1। मैंने कहा था आपको कीपॉइंट के अंदर थे 4:2:1, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो था 4:2:1 में था। और जो उनका उपयोग करा जाता था, कच्ची ईंटों का उपयोग रक्षा दीवार बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, प्रवेश द्वार बनाने के लिए। पक्की ईंटों का इस्तेमाल जो था विशाल भवन का निर्माण करने के लिए। अलंकृत ईंटों का जो इस्तेमाल होता था वो एकमात्र स्थल कालीबंगा के अंदर ही हुआ है। और एल आकार की जो ईंट थी जो कोने को बनाने के लिए यूज़ होती थी। एल आकार की जो ईंटें थी वो कोने को बनाने के लिए यूज़ होती थी। फन्नीदार ईंटें नाली बनाने के लिए यूज़ होती थी। अब आता है नगर योजन मतलब उसका सिटी को कैसे बनाया गया था। तो उसके अंदर ग्रिड सिस्टम था, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी परपेंडिकुलर थी, एक शतरंज के आकार में थी, समझ लीजिए। ग्रिड सिस्टम यानी जाल जैसा फैला हुआ नहीं हुआ सिस्टम था, एक प्रॉपर सिविलाइज तरीके से था, और एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मिलते थे, एक शतरंज के आकार का समझ लीजिए। अब आते हैं प्लान्ड टाउन्स, नियोजित शहर। वेस्टर्न सिटाडेल था और एक ईस्टर्न सिटाडेल था, यानी पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था। इसके अंदर अधिक ऊंचाई थी, वेस्टर्न के अंदर अधिक ऊंचाई पर थे। यहाँ पर दुर्ग टीला था उसके नीचे, और हल्के से और नीचे चलते जाओ तो पुरोहित वर्ग वगैरह रहते थे, यानी प्रीस्ट वगैरह रहते थे। और पूर्वी टीला यानी ईस्टर्न सिटाडेल के अंदर कम ऊंचाई थी कंपेरिजन ऑफ वेस्टर्न सिटाडेल में। निचला जो शहर था, निचला शहर में नगर टीला था। नीचे से उससे स्लोप पे नीचे बढ़ते जाओ तो फिर निचला शहर आते रहते थे। फिर उसके बाद नागरिक, शिल्पाकार, सैनिक, अन्य कर्मचारी वहाँ रहते थे, और उसके पास बिल्कुल नीचे आते थे धार्मिक स्थल वगैरह, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह मिलते थे। अब आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की बात करी जाए तो प्रत्येक मकान के बाहर पक्की ईंटों से बनी नालियाँ हुआ करती थी, जो कि ढकी हुआ करती थी। तभी बोला जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यानी उनकी वास्तुकला, आर्किटेक्चर उनका काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। मोहनजोदाड़ो प्रत्येक मकान में एक कुआं, रसोई, स्नानागार, कमरे और आंगन की भी व्यवस्था थी, यानी उसका वहाँ का आर्किटेक्चर था। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रमुख फसलें बार्ले और वीट थी, लेकिन हार्वेस्टिंग ऑफ राइस जो है वो लोथल और रंगपुर के अंदर भी करी गई थी। उन लोगों को पता था कि हार्वेस्टिंग ऑफ राइस लोथल और रंगपुर के अंदर होती थी। इस सभ्यता में कहीं से भी गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। विश्व में कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी के वासियों द्वारा ही की गई है। पर हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कपास, गेहूँ और जौ, ये सब तो मेहरगढ़ में सबसे पहले पाए गए थे, पर मेहरगढ़ भी इसी का पार्ट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही। इसलिए विश्व में कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी की वासियों द्वारा ही करी गई थी। अब आता है डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन। एलिफेंट और हॉर्स यानी हाथी एवं घोड़े से परिचित थे इस वक्त के व्यक्ति, और सुरकोटदा से सोर्सेज ऑफ एलिफेंट या एविडेंसेस ऑफ एलिफेंट मिले हैं, और लोथल से बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं। बैल की आकृति भी प्राप्त हुई है, यानी उस मोमेंट पर बैल से भी व्यक्ति परिचय थे। कहीं भी शेर और गाय के साक्ष्य नहीं मिले, यानी कहीं पर भी शेर और गाय का डोमेस्टिकेशन नहीं दिखा था लोगों को। उस वजह से आज गाय सबसे ज़्यादा पाली जाती है बैलों के कंपैरिजन में, पर उस मूवमेंट पर गाय को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, और बैल को गाय के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया था। अब जो करेंसी थी, उनकी मुद्रा थी, देयर वॉज नो करेंसी सिस्टम, वहाँ पर कोई भी करेंसी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हुआ करता था। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे लोथल, क्योंकि यहाँ पे हमें
पर्शियन करेंसी भी मिली थी। अब स्क्रिप्ट यानी लिपि का फॉर्मेशन जो हुआ था, तो स्क्रिप्ट ऑफ IBC है 64 बेसिक सिंबल्स कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स, जिन्हें हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ होता है भाव चित्रात्मक लिपि, यानी सिम्बलाइज्ड फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो फिर वो एक भाव चित्रात्मक लिपि हो जाती है। दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे, फिर लेफ्ट टू राइट लिखते थे, इस तरीके से इसे लिखा जाता था। अब 3 प्रकार की अंतिम संस्कार उस वक्त पर होता था। दाह संस्कार, जिसे आज हिंदू धर्म अपनाया हुआ है, जैसे दाह संस्कार में व्यक्ति को जला दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, इसमें जैसे इस्लाम और ईसाई लोग करते हैं, उसे मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण जो होता है पारसी द्वारा किया जाता है। आंशिक समाधिकरण के अंदर होता है कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसे जंगल में जाके उसके शव को रख दिया जाता है, पार्थिव शव को रख दिया जाता है, और उसे जानवर वगैरह खा लेते हैं, जितना खा लेते हैं। उसके बाद जो उसके शेष बचता है उसे किसी एक घड़े वगैरह में भरकर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, फेयर सर्विस से उन्होंने कहा कि वनों का कटाव और संसाधनों का खत्म होना। फेयर सर्विस एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि वनों का कटाव और संसाधनों का खत्म होने के कारण इसका पतन हो गया। और मार्टिन व्हीलर जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि आकस्मिक अंत हुआ था, मतलब उसका कोई सोर्स नहीं है, मतलब वो अपने आप ख़त्म हो गया, उसका अकस्मात ही सडनली एकदम ख़त्म हो चुका था। वो मार्टिन व्हीलर ने ऐसा कहा था। और जॉन मार्शल जो व्यक्ति थे, जो चेयरमैन थे किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो किसने गठन करा था, लॉर्ड कर्जन ने गठन करा था। जॉन मार्शल ने कहा कि अर्थक्वेक से ख़त्म हुआ है। और R.L. स्टाइन यानी जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से कहते हैं। R.L. स्टाइन ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण डिक्लाइन हो गया था सिविलाइजेशन का, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने ये कंक्लूजन दिया, दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड। और इसी कंक्लूजन को मोस्ट एप्रोप्रिएट इंडियन हिस्ट्री के अंदर कंसीडर करा जाता है।